वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ आपने स्टार्ट की है क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं और आज हम 4th चैप्टर करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ द यूएन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, रिफॉर्म ऑफ द यूएन after Cold War, reform of structures, process and jurisdiction of the UN, India and the UN reforms, key agencies IMF, World Bank, WTO, ILO, IAEA, NGO, Amnesty International, Human Rights Watch, implications and future of international organization। इतने सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, बट आज हम इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक भी है और आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन भी बनता है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों है। और सही बात है, क्यों ज़रूरत है हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की? जब हर कंट्री में अपनी अपनी गवर्नमेंट है, हर कंट्री अपने आप में सॉवरन है, कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कहीं मोनार्की सिस्टम है, फिर हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की नीड पड़ी? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रीज़ को ने जब देखा कि वॉर से इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और सारी कंट्रीज़ को नुकसान होता है, फिर वो चाहे वॉर में जीती हो या हारी हो, तो क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि अगर किन्हीं कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स हैं या कोई भी ऐसा इश्यूज़ हैं तो उसको वहाँ पे बैठकर डिस्कस किया जाए, बातचीत के थ्रू उसको वहीं पे सुलझा लिया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? हर कंट्री में, अब जैसे हमारे घर में है, हमारे घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हम अपने घर के बड़ों के पास जाती हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं ना, बैठ के बातचीत करते हैं। तो कोई भी जो डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो बड़े लोग जो घर के होते हैं वो उसको सुलझा देते हैं। इसी तरीके से अगर हम कंट्री की बात करें या स्टेट की बात करें, तो वहाँ पे सीएम है या पीएम है या प्रेसिडेंट है या किंग है, जो भी है वो उन मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसपे सारी कंट्रीज़ को एक साथ आने की ज़रूरत है, वो कोई भी इशू हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, तो ऐसे में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर सारी कंट्रीज़ एक साथ आए, और इसीलिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। Let's start. The United Nations was not created to take humanity to heaven but to save it from hell. बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ठीक है वो हमें स्वर्ग तक ले जाएगी मानवता को, बट टू सेव इट फ्रॉम हेल, लेकिन नरक से तो बचा सकती है। मतलब जितना डिस्ट्रक्शन होगा या जितना नुकसान होगा मानवता को, उससे तो बचा सकती है, उसे तो रोक सकती है, बातचीत के थ्रू से सुलझाया जा सकता है। क्लियर? और ये किसने कही थी ये बात? डैग हैमरशोल्ड, द यूएन सेकेंड सेक्रेटरी जनरल। जो डैग हैमरशोल्ड थे, यूनाइटेड नेशन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे। पहले कौन थे? पहले थे हमारे ट्रिगवेली। वैसे मैं आपको ये पूरी लिस्ट दे दूंगी वन बाय वन, अब तक के हमारे जितने भी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। फर्स्ट, वैसे स्टार्टिंग और एंड का भी मैं बता देती हूँ। ट्रिगवेली फर्स्ट हमारे ट्रिगवेली थे, फिर सेकंड डैग हैमरशोल्ड थे। ट्रिगवेली आपके नॉर्वे से थे, डैग हैमरशोल्ड आपके स्वीडन से थे। ट्रिगवेली जो ये थे 1946 से 1952 तक रहे, 1946 से 52 तक। अगर आप डैग हैमरशोल्ड की बात करें तो ये आपके 1953 से 61 तक रहे। ओके, और एट प्रेजेंट कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटोनियो गुटेरेस, जो 2017 में बने थे, अभी तक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए एट प्रेजेंट कौन से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंटोनियो गुटेरेस। ओके, पोर्टुगल की हैं ये, और ये 2017 में अपॉइंट हुए थे और एट प्रेजेंट अभी भी यही हैं। क्लियर? और पूरी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इट वुड बी रॉन्ग टू ट्रीट यूएनओ एज पैनेशिया फॉर ऑल इल्स।
ऐसा नहीं है कि सारी बीमारियों का इलाज बस यूनाइटेड नेशन बना दिया है, अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, एक कोशिश करी जाती है, एक इनिशिएटिव लिया जाता है सारी कंट्रीज़ की तरफ से कि जो भी प्रॉब्लम है उसको कोशिश की जाए कि हम सब मिलकर उसको सुलझा सकें और कंट्रीज़ को कम से कम नुकसान हो। इट इज़ नॉट सपोज टू बी अ क्योर फॉर एवरी प्रॉब्लम और इलनेस। बिल्कुल सही बात है, हर प्रॉब्लम का इलाज नहीं है। एंड देयर आर हाउ एवर सेवरल रीजन वाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। क्यों है? द फर्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग अ ड्यूरेबल स्ट्रक्चर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे वर्ल्ड में पीस रहे, जो मानवता है, जो ह्यूमन है, वो सिक्योर रहे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देख चुके हैं कि कंट्रीज़ के बीच में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स एक वॉर का रूप ले लेते हैं और उसका जो रिजल्ट भुगतना पड़ता है वो पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, रिजॉल्विंग सोशल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स। हमारी जो भी सोशल इकोनॉमिक ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ यूएसए एंड इट्स एलाइज। जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, अगर वो अदर कंट्रीज़ को या जो कमज़ोर देश हैं उन्हें अगर डोमिनेंस करने की कोशिश करती हैं तो ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये तीनों पॉइंट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 लाइंस में कर दिया। अगर 4 मार्क में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हेडिंग आप बिल्कुल अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए। फर्स्ट तो आपका पीस एंड सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड नेशन है। सेकेंड आपका किस लिए है? सोशल इकोनॉमिक इशूज़ हैं उसके लिए है, या ह्यूमन से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इशूज़ हैं। और थर्ड, यूएसए जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनकी आर्बिट्रेरी पावर को कंट्रोल करने के लिए। चलो लेट्स डिस्कस one by one. Building a durable structure of peace and security, international organization help with matters of war and peace. देखो, जो मेन बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना, उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जब इवोल्यूशन ऑफ द यूएन करेंगे तब बहुत डिटेल में करेंगे। आज हमारा मेन फोकस क्या है? व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, उसके बाद फिर 1939 में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अगर लीग ऑफ नेशन अपना काम ठीक से कर पाता तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता? नहीं होता। तो 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद फिर यूनाइटेड नेशन बना और ये कोशिश करेगी कि दोबारा से कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हो। तो मेन पर्पस यही है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पीस रहे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, और सारी कंट्रीज सिक्योर रहें। कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस विद ईच अदर, होते ही हैं, चाहे वो बॉर्डर को लेके हो, वाटर को लेके हो, या कोई अदर इश्यूज हो सकते हैं। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दे मस्ट गो टू वॉर टू डील विद देयर एंटागोनिज्म। उनके जो भी मुद्दे हैं या जो भी लड़ाई झगड़े, ऐसा थोड़ी कि वॉर पे ही उतर जाएंगे। दे कैन इंस्टेड डिस्कस कॉन्टेंशियस इश्यूज। जो भी उनके लड़ाई झगड़े वाले मुद्दे हैं उनको आराम से बैठ के डिस्कस कर सकते हैं एंड फाइंड दिस फुल सॉल्यूशन इंडीड, इवन दो दिस इज रियरली नोटिस मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस आर रिजॉल्व विदाउट गोइंग टू वॉर। और ज़्यादातर ये पाए गए ज़्यादातर इश्यूज जो होते हैं वो बातचीत करके सॉर्ट आउट हो जाते हैं, वॉर की जरूरत नहीं है। आप इंडिया पाकिस्तान का देख लो, अगर कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन में जाता हो, कई बार जा भी चुका है, तो कोशिश करी जाती है कि दोनों के जो डिस्प्यूट्स हैं या जो भी लड़ाई झगड़े हैं बातचीत के थ्रू उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि दोनों कंट्रीज वॉर पे ही उतर जाए, फिर तो यही होगा, एक कंट्री इंडिया के हेल्प के लिए अदर कंट्रीज आ जाएंगी, पाकिस्तान के हेल्प के लिए अदर कंट्रीज आ जाएंगे, वो ऐसे ऐसे करके 2 ब्लॉक्स में लड़ाई हो जाएगी और फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगी, जो हमें नहीं होने देना है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिस्ट्रक्शन मानवता ने फेस किया है, अब कोई भी देश ये नहीं चाहता और होना भी नहीं चाहिए कि अब जो वेपन्स हैं कंट्रीज़ के पास, फिर वो चाहे न्यूक्लियर वेपन्स हो या मिसाइल्स हो, उसका जो रिजल्ट होगा वो पूरी मानव जाति के लिए ही बहुत बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सुपर स्टेट विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर, इट इज क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्स टू स्टेट्स। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दी तो एक अथॉरिटी होगी, सारे कंट्रीज पर उसके रूल बिल्कुल बाइंड होंगे, नहीं। सारी मेंबर कंट्रीज़ ने ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से खुद बनाई है, अपनी इच्छा से, कि यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसको हम सारे मेंबर कंट्रीज़ उसको फॉलो करेंगे। और जो भी एक सिविलाइज नेशन होगी, यूनाइटेड नेशन की कही हुई बात को वो फॉलो करती हैं। इट कम्स इनटू बीइंग व्हेन स्टेट्स एग्री टू इट्स क्रिएशन, वंस क्रिएटेड इट एंड इट कैन हेल्प मेंबर स्टेट रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम पीसफुली।
और सारी कंट्रीज़ ने जब ये मिलके बनाई तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम पीसफुली तरीके से हम यहाँ पे सुलझा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्डिंग अ ड्यूरेबल स्ट्रक्चर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। लर्न हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, रिजॉल्विंग सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन प्रॉब्लम। भाई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वॉर वगैरह को लेके इशू होते हैं, आजकल तो एनवायरमेंटल इशू बहुत है, इकोनॉमिक इशू बहुत है, सोशल इशू बहुत है। तो उनके लिए भी तो हम सबको एक दूसरे को कोऑपरेट करने की नीड है और इसके लिए हमें एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म चाहिए। There are issues that are so challenging that they can only be dealt with when everyone works together. अगर आप सोशल इश्यूज़ की बात करें, इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात करें, ह्यूमन प्रॉब्लम्स की बात करें, वो सारी कंट्रीज़ की हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं। उनके लिए वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। कोविड पैंडेमिक आई और ऐसा तो नहीं कि एक कंट्री उससे अपने आप ही निपट लेगी। ये इतनी बड़ी पैंडेमिक थी कि इसके लिए वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को एक साथ आना पड़ा और तभी तो हम इससे निकल पाए। अब समझ में आया? तो ऐसी प्रॉब्लम्स है, या आप एनवायरमेंटल इशू की बात करो, आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करो, सारी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ उसको फेस कर रही हैं। उसके लिए सबको एक साथ आने की ज़रूरत है। क्लियर? तो इसके लिए फिर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे सारी कंट्रीज़ एक साथ गैदर हो। डिजीजेस इज एन एग्जाम्पल। Some diseases can only be eradicated if everyone in the world cooperates in inoculating or vaccinating their population. बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं, उस चैलेंज से हम तभी निकल सकते हैं जब वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ अपनी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगी और WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए काम करती है उसको कोऑपरेट करेगी और वो जो भी कंडीशंस बताते हैं, जो भी रूल्स बताते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें ये फॉलो करना चाहिए, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन रूल्स को फॉलो करें। ठीक है। नेक्स्ट, वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव लेड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड टू पॉइजनिंग ऑफ वाटर, सॉइल, एयर। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है, सॉइल पोल्यूट हो रही है, एयर पोल्यूट हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग इससे इंक्रीज़ हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरिया के आसपास जो सिटीज़ हैं वो सारे क्या हो रहे हैं? वो बिल्कुल वाटर में डूब गए हैं। तो इसके लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सारी कंट्रीज़ को एक साथ आने की ज़रूरत है। देखो, एज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हर घर में AC फ्रिज है जहाँ पे और जिसमें CFC का यूज़ होता है और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा रीज़न है। एंड देयर इज़ अ डेंजर दैट सी लेवल विल ऑल्सो राइज देयरबाय सबमर्जिंग मैनी कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ह्यूज सिटीज़। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ मोर बैलेंस्ड काइंड कैन बी टैकल्ड ओनली इफ कंट्रीज कोऑपरेटेड विद ईच अदर। Okay, unfortunately recognizing the need for cooperation and actually cooperating are two different things. ठीक है, हमने मान लिया कि हमें कॉपरेशन करना चाहिए एक दूसरे को, लेकिन रियल में कॉपरेट करना ये दोनों डिफरेंट थिंग है। नेशंस कैन रिकग्नाइज द नीड ऑफ कॉपरेट बट कैन नॉट ऑलवेज एग्री ऑन हाउ बेस्ट टू डू सो, हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेटिंग, हाउ टू मेक श्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिंग आर जस्टली divided. An international organization can help produce information and ideas about how to cooperate. ठीक है, हमने डिस्कशन कर लिया कि हम एक दूसरे कॉपरेट करें, बट कैसे कॉपरेट करना है, कितना कॉपरेट करना है, वो सारा कौन बताएगा? तो इसके लिए भी हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो हमें हेल्प करती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है, हमें सजेशन देती है, आइडिया देती है कि हम सारी कंट्रीज़ को एक दूसरे को कैसे कॉपरेट करना है। क्लियर? तो 2 पॉइंट्स हो गए, एक आपका पीस और सिक्योरिटी का हो गया और सेकंड आपका रिजॉल्विंग सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स हो गया। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ USA एंड इट्स अलाइज। कोल्ड वॉर खत्म हो गया 1991 में। अब कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद एक ही सुपर पावर रह गई, USA, क्योंकि USSR का तो कोलैप्स हो गया। तो कहीं ना कहीं USA की जो पावर बढ़ गई और उसकी जो एलाइज कंट्री थी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के बेस पे या अपनी इकोनॉमिक पावर के बेस पे वो अदर कंट्रीज़ में इंटरफेयर करने लग गई, या कह सकते हैं
कि उनकी कंट्री को डोमिनेंस करने लग गई, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म की हमें नीड है जहां पर यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए जैसी कंट्रीज के आर्बिट्रेरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करती हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स यूरोपियन allies have started dictating terms to other nations of the world on the strength of their military capability, wealth and structural power. क्लियर? अभी हमने यही डिस्कस किया। एंड द यूनाइटेड नेशन रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन यूनाइटेड नेशन कैसी संस्था है जो किसी एक कंट्री के डिजायर और नोशन को शो नहीं करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, बल्कि वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलती है और हर कंट्रीज की डिजायर का ध्यान रखती है, हर कंट्रीज की नीड का ध्यान रखती है, उनकी प्रॉब्लम का ध्यान रखती है। एंड देयर हैज ऑलवेज बीन अ नीड फॉर इफेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द पास्ट एंड इट शैल बी नीडेड इन फ्यूचर ऑल्सो। कोई कंट्रीज किसी कंट्री के सॉवरनिटी को अफेक्ट ना करे, कोई कंट्रीज किसी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करे, तो इसके लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। पास्ट में भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। तो यहाँ पे हमने व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल टॉपिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ द यूएन हम कल करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू, बाय।